हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग CNT 908 1908 का चैप्टर 10 हम लोग लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि झारखंड एसआई का वैकेंसी आने वाले, JPSC 11th की वैकेंसी आने वाली। JPSC 11th में इसमें 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाता है। झारखंड एसआई में इसमें काफ़ी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा JSSC के बहुत सारे एग्जाम में या फिर JTET के भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का एक पूरा सीरीज ही बना हुआ, आप हमारे सीरीज को देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है अध्याय 10, मतलब चैप्टर 10 है। इसमें हम लोग 64 से 75 हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। 64 से 75। 64 आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तित करने का, अगर DC चाहे, मतलब उपायुक्त अगर आदेश दे कोई भी भूमिहीन और श्रमिक को कोड़कर भूमि का बनाने का आदेश दे सकता है। कोड़कर मतलब होता है कि कोई भी कोड़कर, मतलब टर्म में भी जा सकते हैं। कोड़कर मतलब जो अपने कोड़कर मतलब अपने मेहनत या श्रम से जो भूमि बनाता है, मतलब श्रम से कोई भी भूमि, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बंजर भूमि, मतलब जो खेती युक्त भूमि नहीं है, इसको खेती युक्त भूमि में कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग कोड़कर भूमि बोलते हैं। DC अगर आदेश दे कोई भी, अगर गांव में कोई भी अगर भूमिहीन व्यक्ति है, श्रमिक है, फिर मजदूर है या फिर कृषक है जिसके पास खेती नहीं है, उसको वह कोड़कर भूमि बनाने का आदेश दे सकता है। और उसके बाद शुरुआती 4 सालों में इस पर टैक्स नहीं लगता है। 4 सालों के बाद इसका टैक्स का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? फिर से उपायुक्त के द्वारा इस पर टैक्स का निर्धारण शुरू किया जाता है। यही CNT एक्ट हम लोग 1908 जिसको हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए भी, मतलब कोड़कर भूमि बनाने के लिए भी किसके परमिशन की जरूरत है? DC क्या, जो 4 साल का जो प्रावधान है, शुरुआती 4 सालों में जो उसमें टैक्स नहीं लिया जाता है, इसके हम लोग आए एक आर्टिकल में इसकी चर्चा करेंगे। कृषक को बेदखल और कब्जा में बनाए रखने की शक्ति किसमें है? छोटानागपुर में शुरुआत बाद के प्रावधानों में 1947 के प्रावधानों में था। इसमें धारा 21 के तहत प्रावधान को बाद में समाप्त कर दिया जाता है। कुछ भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने पर प्रतिषेध है, मतलब रोक है। कौन कौन सी भूमि को कोड़कर भूमि में नहीं बनाया जा सकता? मतलब पहले ही बता दिया, अगर बंजर भूमि हो, मतलब खाली भूमि हो, या फिर मतलब वैसा मतलब असमतल भूमि, इसको समतल भूमि में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर पहले से कोई मतलब बागानी भूमि हो, खेती युक्त भूमि हो, या फिर पहले से आवास भूमि है, उस सब भूमि को हम लोग कोड़कर भूमि में उसको हम लोग नहीं परिवर्तित कर सकते। मान लीजिए पहले से ही मतलब प्लेन है, हम बोलेंगे इसको हम प्लेन कर दिए, तो बुड़बक वाला बात हो गया ना। मतलब ऐसा भूमि इसके अंदर नहीं आएगा। पहले से खेती युक्त भूमि और उसको आप बोलिएगा जाकर के हमने इसको कोड़कर भूमि में परिवर्तित कर दिया, तो ये सब इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब उसी पर वो रोक है। कुछ भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने पर रोक है, मतलब वैसे मतलब पहले से अगर खेती युक्त भूमि और आप जाकर के बोलिएगा कि हमने इसको कृषि युक्त भूमि कोड़कर भूमि में परिवर्तित किया, अपना श्रम दिया, आपने जब उसमें श्रम दिया ही नहीं है, पहले से खेती है, पहले से ही प्लेन है, आप बोलेगा हमने इसको अपने इसमें श्रम का प्रयोग किया है, मतलब आप झूठ बोलेगा। ये इस तरह का प्रावधान इसमें नहीं चलेगा। इसी की चर्चा है आर्टिकल 66 में है। कोड़कर का अधिभोग का अधिकार, मतलब कितने दिन, मतलब उस जो भूमि बनाई जाएगी कोड़कर, कितने दिन उस पर अधिभोग का अधिकार रहेगा? शुरुआती के ऐसे किसी भूमि पर जो धारण करता है और इससे परिवार के सदस्य उस भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करता है, शुरुआती के 12 वर्ष तक खेती नहीं किया गया हो तो प्रथम व्यक्ति को भूमि को अधिभोग का अधिकार, मतलब शुरुआती के 12 साल तक इसमें अधिभोग का अधिकार रहेगा। अगर भूमि कृषि में अगर खेती करता भी है चाहे नहीं भी करता हो। वैसे प्रावधानों में तो 5 साल का प्रावधान है। अगर 5 साल तक अगर आप खेती नहीं करते हैं रहती भूमि पर, तो आपको बेदखली का प्रावधान होता है। लेकिन आपने वैश्य भूमि को, अगर रैयत की भूमि में 5 साल का प्रावधान है। आपको अपने पुराने आर्टिकल में बताया है, पुराने धारा में आपको हमने बताया है कि वैश्य भूमि में तो 5 सालों का प्रावधान है। रैयत वाली भूमियों पर, रैयतों पर, मतलब रैयत वाली भूमि, रैयत पर तो 5 सालों का प्रावधान, लेकिन कोड़कर भूमि पर कितने सालों का प्रावधान है? 12 सालों का प्रावधान है। अधिभोग का अधिकार रहेगा। कोड़कर को संपरिवर्तित भूमि में लगान का निर्धारण कैसे किया जाएगा? वही आपको बता दें, जिसका हमने शुरुआती के 4 वर्षों पर कोई लगान का निर्धारण नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भूमि कोड़कर भूमि में बदला हो तो उस भूमि के प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई से लेकर 4 वर्ष तक लगान का कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। 4 वर्ष के पश्चात कोड़कर भूमि में लगान का निर्धारण किया जाएगा। वही बोले ना आपको 5वें वर्ष में, जिसके आपको हमने चर्चा की थी, किसमें है? 67 के क में इसकी चर्चा है, लगान का निर्धारण का कोड़कर भूमि में। और उस गांव के, इसकी चर्चा आपको हमने बताया था, तृतीय श्रेणी के भूमि के आधार पर इसमें लगान का निर्धारण किया जाएगा। उसके गांव के आसपास में उसी के
लेवल की जो भी भूमि होगी उसी के 3rd लेवल की श्रेणी की जितनी भूमि होगी उसके आसपास का लगाने से लिया जाएगा। काश्तकार को बेदखल किया जाना है। कैसे काश्तकार को बेदखल किया जाएगा? किसी भी काश्तकार को किसी भी डिग्री उपायुक्त के आदेश के सिवाय किसी दूसरे तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि डीसी के आदेश के अलावा किसी और तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता है किसी भी काश्तकार को। काश्तकार को राहत पाने का अधिकार है। किसी भी अधिभोगी रैयत को भूमि के उपयोग के रूढ़ या रीति के अनुसार किया गया कार्य के कारण भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो तो भूस्वामी काश्तकार के बीच संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को नहीं तोड़ा हो तो अधिभोगी रैयत को राहत पाने का अधिकार है। काश्तकार में राहत पाने का मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का ये इशू हो तो मतलब जो भी ये हो कॉन्ट्रेक्चुअल का कंडीशन जो भी इसमें इन्होंने रैयत और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट का हो तो उसमें राहत पाने का अधिकार के बीच का पार्टी हमारा कौन रहेंगी? डीसी रहेंगे। बेदखली के डिक्री का आदेश का प्रभावी होगा अगर अधिनियम के अधीन पारित के आदेश पर कृषि वर्ष के अंत तक और ऐसी के पूर्व तारीख की न्यायालय के निर्देश करने पर उसे अनुसार प्रभावी होगा। बेदखली कब से की जाएगी? कृषि वर्ष के अंत तक और अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ तक उसके बेदखली का डिक्री प्रभावी होगा। आर्टिकल 70 में इसकी चर्चा है। विधि विरुद्ध बेदखली मतलब एक लॉ के विरुद्ध किसी को कैसे भूमि से बेदखल किया जाएगा। काश्तकार के कब्जे के को कैसे प्रतिस्थापित मतलब ट्रांसफर करने की शक्ति उपायुक्त से अंतर नहीं थे। मतलब सारे शक्ति किसके अंतर नहीं थे? डीसी के पास अंतर नहीं थे। इसके सारे प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 17 के क से आपको मिलेंगे। इसके सारे प्रावधानों की चर्चा है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। विधि विरुद्ध भूमि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य में कब्जा प्रतिबंधित करने की शक्ति उपायुक्त पर मतलब अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कब्जा या प्रत्यारोपित करने की शक्ति किसके पास है? डीसी। मतलब शेड्यूल ट्राइब से लैंड रिलेटेड भूमि अंतरिम भूमि में ट्रांसफर की शक्ति किसके पास है? डीसी के पास। ये आपको हमने पहले ही बताया है। इसकी चर्चा इसी में है। शेड्यूल ट्राइब की जनजातियों की चर्चा है। इसके और भी जितने प्रावधान हैं 17(1) के क में इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि उपायुक्त को यह ज्ञात हो कि व्यक्ति धारा 6 के नियम का उल्लंघन करता है तो अनुसूचित जनजाति रैयत की जमीन को छल पूर्वक प्राप्त करता है। जैसे होता है ना कि एसटी की जमीन को सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही लोग ये कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वही खरीद सकते हैं। मतलब किसी ने अगर छल पूर्वक प्राप्त कर सकता है तो इसके विरुद्ध भी उपायुक्त कार्रवाई कर सकता है। तो उसके विरुद्ध सफाई का अवसर देगा। उसके बाद दोषी पाए जाने के बाद उसकी रकम की कोई लौटाई और उसकी जमीन अनुसूचित जनजाति को वापस कर देगा। मतलब बिना कोई रकम लौटाए और अनुसूचित जनजाति को वापस कर देगा। मतलब जो भी उसकी रकम होगी उसको लौटाया भी नहीं जाएगा, उसकी अनुसूचित जनजाति को जमीन वापस ले ली जाएगा। मान लो एसटी की जमीन किसी जनरल ने ले ली है और साधारण भाषा में समझना चाहे तो ये तो प्रावधान तो है नहीं। झारखंड में शेड्यूल ट्राइब की जमीन को सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही होल्ड कर सकते हैं। तो अगर जब पता चलता है डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन्होंने भले ही इसको पैसा दिया हो मतलब इलीगली करके, तो वापस में इसको पैसा तो मिलेगा नहीं, पैसा वापस इसको नहीं किया जाएगा बल्कि जमीन से इससे पैसा ले लिया। अगर इन्होंने धोखाधड़ी करके लिया, अगर दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल धोखाधड़ी का केस अगर अलग हो, अगर सिर्फ इसने धोखाधड़ी किया हुआ है, सिर्फ इन्होंने खरीदने वाले ने धोखाधड़ी किया हुआ है कि उन्होंने कुछ, तब इस केस में पैसा इसको वापस नहीं मिलेगा। अंतरक अथवा विक्रेता द्वारा कोई भी वारिस नहीं हो, ऐसी स्थिति में स्थानीय नियम मतलब लोकल नियमों के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत को उपायुक्त के अधीन जमीन पुनर्बंध ये बहुत कम यूज होता है। मतलब अगर किसी के पास अगर मेल बारिश नहीं हो तो उसी के खूंट में वो ज़मीन किसी और को दे दी जाएगी। लेकिन आजकल किसी के पास अगर मेल बारिश नहीं हो तो वो लोग अपने फीमेल बारिश में ही या फिर किसी और को गोद लिए हुए वारिस को भी ज़मीन दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। इसलिए इसको बंद का यूज बहुत कम होता है। अंतर्गत 3 में क्रेता विक्रेता का स्थानांतरण में 30 वर्षों के भीतर उपायुक्त को यह जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा प्राप्त जोत भवन निर्माण कर लिया गया। मतलब अगर किसी ने अनुसूचित जनजाति से किसी जमीन ली हो, लेकिन खरीदने वाला पार्टी अगर अनुसूचित जनजाति नहीं है, मतलब अगर वो जनरल है या फिर ओबीसी है, ये दोनों में से कोई है, अगर और पार्टी है और उन्होंने
30 वर्षों के भीतर अगर इसको इसके कब तक कंप्लेन करना है, 30 ईयर के भीतर में इसको कंप्लेन करना है कि ज़मीन खरीदने के फ्रॉड के भीतर कब से। तो अगर इसके अंदर में इन्होंने कंप्लेन कर लेता है तो उसको वो, अगर इसके बीच में कंप्लेन करने तो पता चलता है कि इसने इस ज़मीन पर कोई घर बना लिया है, तो घर बनाने के लिए उसको 2 वर्ष का समय दिया जाता है कि आप अपना घर हटा लीजिए और उसको ज़मीन वापस कर देकर। ज़मीन वापस नहीं करते हैं तो ज़मीन के बराबर इक्वल भूमि, इसके बहुत सारा उपबंध भी है, या तो उसको 2 वर्ष के भीतर ज़मीन हटाने के लिए कहा जाता है। अगर इन्होंने ज़मीन के पहले में अगर घर बनाया है, उन्होंने ये बिहार अनुच्छेद अधिनियम 1969 से पहले में घर बना लिया है, तो उस प्रावधान में उसको एक समतुल्य ज़मीन उसको उपलब्ध कराई जाती है उस शेड्यूल ट्राइब को। अगर उससे पहले अगर उसके बाद में बनाई जाती है तो उसके ज़मीन को भी ध्वस्त कराया जा सकता है, और या फिर अगर उसको कुछ पैसे भी दिए जा सकते हैं। इसके अलग अलग प्रावधान हैं, 3 प्रावधान हैं। या तो ज़मीन 2 वर्ष के भीतर भवन हटाने का आदेश दिया जा सकता है, अगर उन्होंने भवन 1969 से पहले बना लिया हो तो उसके उपयुक्त को उसके बराबर की ज़मीन और पैसा उसके आसपास के ज़मीन के इक्वल में ज़मीन का हस्तांतरण उसके ओनर को दे दिया जाता है, मतलब उस शेड्यूल ट्राइब को दे दिया जाता है। साथ में उपायुक्त द्वारा निर्धारित पुनर्वास राशि उपयुक्त प्रदान कर जाते हैं। अंतरिम जमीन से जुड़े अतिरिक्त, मतलब इसमें सारा खेल किनके पास है, उपायुक्त के पास ही होता है। जांच के उपरांत अगर उपायुक्त को पता चले कि अंतरिम क्रेता कब्जा प्राप्त भूमि और हक और अर्जित और अंतरिम अर्थात प्राप्त राशि होने वाली अंतरक तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति उपायुक्त उपयुक्त प्राप्ति का निर्धारण कर सकता है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इस केस में अगर जो भी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितने भी केसेस रहते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वाले केसेस थे, कहाँ पर जाते हैं, सार के पास जाते हैं, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट के पास, लैंड रिलेटेड रोड के पास इनके केस जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी चर्चा भी किस में है, 71 में ही है, आर्टिकल 71 में। मतलब हमारे लिए आर्टिकल 71 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने सारे उपबंधों की चर्चा है, 71 का क ख आप क्या समझ सकते हैं कितने सारे इसकी चर्चा है। 71 का ख में यदि कपट पूर्वक किसी ने अगर भूमि को क्रय विक्रय किया हो तो उसके ऊपर जुर्माना है, 3 वर्ष का दंड है, 1000 रुपये का जुर्माना, अधिकतम अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसकी चर्चा है 71 का ख में। रैयत का भूमि सरेंडर कैसे किया जा सकता है भूमि को, यदि कोई रैयत का करार से ना जुड़ा हुआ हो और वह किसी वर्ष के अंत तक उपायुक्त की पूर्व मंजूरी लेकर के जोत को सरेंडर कर सकता है, परंतु सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर करने के 4 माह पूर्व सूचना देना होगा। यदि यह सूचना नहीं देता है तो सरेंडर के पश्चात अगले वर्ष के जोत भूमि पर लगान देना होगा। उसको 4 माह पूर्व, अगर सरेंडर के पहले 4 माह पूर्व अगर डीसी को सूचना देना होगा, 4 माह पूर्व अगर सूचना नहीं देता है तो उसको अगले माह का भी लगान देना पड़ेगा। रैयत जैसे होता है लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड से रैयत ने भूमि लिया हुआ है, अगर उसको ये भूमि सरेंडर करना होता है तो सरेंडर करने के लिए भी ये डीसी ऑफिस में जाता है। अगर डीसी ऑफिस में जाते सरेंडर करने से पहले 4 माह पहले इसको ये नोटिस देना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन करना पड़ेगा डीसी ऑफिस में। अगर इसको लेकर के अगर वो 4 माह पहले एप्लीकेशन नहीं देता है तो अगले ईयर का भी ये इसको लगान देना पड़ेगा रैयत को। रैयत द्वारा परित्याग, रैयत कैसे भूमि का परित्याग कर सकता है, यदि वह भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर रहा हो, लगान देना बंद कर दे तो उस भूमि को किसी दूसरे को पट्टे में दे सकता है। इस प्रावधान के जैसे आर्टिकल 73 में रैयत 3 वर्ष के भीतर अनाधिभोग रैयत 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का आवेदन कर सकता है। 3 वर्ष के भीतर और 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा का कहाँ पर उपयोग, उपायुक्त के उपरांत उपायुक्त के पास ये कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। 3 वर्ष के भीतर अनाधिभोग रैयत और 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा के लिए आवेदन कर सकता है। आर्टिकल 74 में किसी रैयत को अधिभोग पर जारी पट्टे की स्थिति का निर्भर करता है। और भूमि का माप, ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी भूमि पर जो लैंड होल्डर है और एक रैयत है, कोई भी टाइम लैंड होल्डर के पास ये राइट है कि वो अपनी भूमि का माप और उसका लैंड का सर्वे करवाया जा सके। अगर रैयत इससे मना करता है तो इसको लेकर के वो डीसी ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के भूस्वामी और
क्षेत्राधिकार व माप को लेकर का अधिकार, इससे जुड़े संपदा को लेकर के सर्वेक्षण का अधिकार। अगर रैयत सर्वेक्षण माप का विरोध करता है तो भविष्य में उपायुक्त का आवेदन कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 71 तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये हमारा 64 से 75 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर ले। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।